डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है हम बात करने वाले हैं बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग दी जो है एंडोरेंस लिमिट। इसके साथ ही हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन एंडोरेंस लिमिट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फैक्टर ऑफ लोडिंग बताने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर हम आपको स्टार्ट करें उसके पहले बता दें बेसिकली वेरिएबल स्ट्रेसेस क्या है, ठीक है ना। और वेरिएबल स्ट्रेसेस में ही हमने एंडोरेंस लिमिट पढ़ा था, एंडोरेंस स्ट्रेंथ पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट हमने जाना था। तो अब ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को बता दें पहले। तो देखिए, वेरिएबल स्ट्रेस जब हम आपको बताए थे तो हम बताए थे कि 3 तरह का स्ट्रेस अपने को पढ़ना है। बेसिकली 3 टाइप ऑफ दी स्ट्रेस कह लें। स्टैटिक स्ट्रेस जिसको सिंपल स्ट्रेस बोले थे, टोर्सनल प्लस बेंडिंग, और तीसरा स्ट्रेस था वेरिएबल स्ट्रेस। वेरिएबल स्ट्रेस दैट मीन्स इट इज वेरिंग विद द टाइम। कैसे वेरी करता है ये हमने आपको बताया था कि कोई भी बीम है, इसके ऊपर जब आप लोड लगाएंगे, ये जो 2 सेक्शन है ए और बी, तो ए जो है आपका यहाँ आ गया और बी बाहर का था, तो एक क्या हो गया आपका कंप्रेशन में और बी क्या हो गया टेंशन में। लेकिन यही यदि उल्टा चले जाए, ठीक ना, उल्टा कैसे यदि ये ऊपर चले जाएगा, यही ऊपर चले गया, तो जो पहले मतलब ए जो है यहाँ पर क्या है आपका कंप्रेशन में और बी टेंशन में, यहाँ क्या हो गया बी जो है आपका कंप्रेशन में हो गया, ए टेंशन में हो गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई शाफ्ट हमारा रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन अकॉर्डिंगली, नेचर ऑफ द टेंशन विल गेट चेंज। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए थे कि कोई आपका वायर है, कई बार आप वायर तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वायर बेसिकली कैसे तोड़ते हैं आप, ठीक है ना, आप वायर खींच करके नहीं तोड़ते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं एक बार इसको ऐसे ऐसे बेंड करते हैं, बेंड करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम यू सी दैट इट गेट्स ब्रेक, ठीक है ना। और दैट इज द नथिंग बट एंडोरेंस लिमिट या फटीग लिमिट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस बताए थे। कंप्लीटली रिवर्स्ड साइक्लिक स्ट्रेस जो जो है डिफरेंट नेचर हो, पॉजिटिव से मतलब कंप्रेशन से टेंसाइल जाएगा, कंप्रेशन से टेंसाइल जाएगा, टेंसाइल से कंप्रेशन जाएगा विद द सेम वैल्यू। जैसे -50 है, ये +50 आएगा, जितना कंप्रेशन में रहेगा उतना ही क्या होगा टेंशन में जाएगा। ठीक उसी तरह से रिपीटेड स्ट्रेस हमने बताया था कि रिपीटेड स्ट्रेस हमेशा जीरो को टच करेगा, मतलब जीरो से सेम नेचर का होगा। टेंसाइल होगा तो सिर्फ टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव होगा तो सिर्फ कंप्रेसिव होगा। मतलब ये जैसे कोई बीम है, इसके ऊपर सिर्फ टेंसाइल लगेगा, फिर छोड़ देंगे, फिर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे छोड़ देंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे छोड़ देंगे, तो छोड़ दिए मतलब क्या जीरो पे पहुंच गया। लेकिन यही जो है हम छोड़े नहीं, जैसे ये अभी जीरो पे है, इसको हम खींचे, इसको अभी हमने खींचा, इसको खींच करके जो है 50 न्यूटन टेंसाइल में लगाए, फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे लेकिन थोड़ा सा, कहाँ तक 10 तक, फिर 10 के बाद सीधा हम जो है 50 लगा लेंगे, फिर 10 के बाद सीधा 50 लगा लेंगे। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। देखिए यहाँ पर आ रहा होगा समझ में, यहाँ लगाएंगे तो 50 तक लगाए, फिर छोड़े, फिर जीरो नहीं लाएंगे, फिर ऊपर ही लगा देंगे। यदि जीरो ला दिए तो रिपीटेड स्ट्रेस होगा, जीरो नहीं लाए तो क्या हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। आ रही बात समझ में। यदि टेंसाइल में जो मैक्सिमम है और कंप्रेसिव में जो मिनिमम है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम जाएं, मिनिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू इधर मैक्सिमम, तो उस स्ट्रेस को बोलते हैं अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। और इस तरह से जब बेंडिंग में बार बार ऊपर नीचे करते हैं, जो है कन्वेंशन हमारा चेंज होता है, तो जो है इस बीम में आप कई बार ये अनुभव किए होंगे, किसी वायर को आप जो है फ्लक्चुएट कीजिए, ठीक है ना, ऊपर नीचे कीजिए, तो थोड़ी देर के बाद वो उसमें क्रैक आ जाता है। जैसे ही क्रैक आएगा क्या होगा, जैसे ही क्रैक आएगा वह क्रैक क्या होगा इनिशिएट होगा, आगे बढ़ेगा, प्रोपेगेट होगा, और धीरे धीरे जो है उसमें फ्रैक्चर दिखेगा, और फ्रैक्चर के कारण क्या होगा हमारा वायर टूट जाता है। इसका मतलब कि किसी वायर को तोड़ना हो तो बजाय कि हम उसको टेंसाइल लोड लगाएं, बजाय उसको कि हम टेंसाइल लोड लगाएं,
टेंसाइल लोड लगाने के बजाय हम यदि फटिक लोड लगाते हैं, वेरिएबल लोड लगाते हैं, तो दैट वायर या दैट स्पेसिमेन विल ब्रेक इजीली। और अब जो है टूट तो जाएगा, लेकिन कितना जल्दी टूट जाएगा, ये चीज़ जो है अपने को समझना है। ये चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये वायर है, ठीक ना, अब आप इसको ऐसे करते तो हैं, लेकिन कितने बार में टूटेगा, ऐसे ऐसे करके आप तोड़ते हैं, लेकिन कितनी बार में टूटेगा, तो जितनी बार में टूट जाए उसको हम लोग बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट, ठीक ना। ब्रेक होने के जस्ट पहले जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले, जितना स्ट्रेस डेवलप कर ले, दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस लिमिट। और यही इसकी वैल्यू जनरली 10⁻⁷ होती है, और ये स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा ई, ठीक है। अब लोड जो निकालेंगे, तो लोड दो तरह का लोड हमने देखा कि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मीन स्ट्रेस जब निकालेंगे, एवरेज स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वह क्या होगा, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। और वेरिएबल स्ट्रेस होता है सिग्मा वेरिएबल सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। अब अकॉर्डिंगली इनका नेचर देख लेंगे। अब सिग्मा का वैल्यू जो है आपको 50 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। ये 50 क्या हो गया, टेंसाइल, 0 तो फ्री लोड है, कोई लोड लग ही नहीं रहा है, और -10 मतलब क्या, -10 मतलब कंप्रेशन, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इस तरह से हमने आपको ये सब समझाया था। तो ये दो फार्मूला, और एक हमने आपको स्ट्रेस रेशियो बताया था, सिग्मा मैक्स अपन सिग्मा मिनिमम, ठीक है। अब इन सब कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है आप स्ट्रेस रेशियो निकाल सकते हैं, किसके लिए, साइक्लिक स्ट्रेस के लिए, रिपीटेड स्ट्रेस के लिए, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस के लिए, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए, इन सब के लिए आप स्ट्रेस रेशियो निकाल सकते हैं, और साथ में ये मीन स्ट्रेस निकाल सकते हैं, वेरिएबल स्ट्रेस निकालते हैं। तो जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल स्ट्रेस आपने देखा, ये जो आपने एंड्योरेंस लिमिट देखा, क्या किसी और फैक्टर्स का भी जो है, और किसी पैरामीटर का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है क्या, कोई ऐसा फैक्टर है जिसके चलते ये अफेक्टेड होता है और इसकी वैल्यू सिग्मा ई की वैल्यू बढ़ती या घटती है, ऐसा है क्या कोई वैल्यू, तो उसको हम लोग अभी आज देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम फैक्टर यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, हमने आपको बताया था या फिर बता दें कि रोटेटिंग बीम मेथड से एंड्योरेंस लिमिट आप फाइंड आउट करते हैं। जो एंड्योरेंस लिमिट है आपका, यही एंड्योरेंस लिमिट आप निकालते हैं, ठीक है ना। ये एंड्योरेंस लिमिट कैसे निकालते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग बीम मेथड। और ये आपका नंबर ऑफ साइकिल था, नंबर ऑफ साइकिल जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि उतना ही एंड्योरेंस लिमिट ज़्यादा है। बट देर आर मेनी मशीन मेंबर विच आर बीइंग सब्जेक्टेड बाई लोड्स अदर देन जो है रिवर्स्ड बेंडिंग लोड या वेरिएबल लोड, एंड दस द एंड्योरेंस लिमिट विल बी different for different types of loading. The endurance limit depends upon the type of loading. किस टाइप की लोड लग रही है। अब उसमें जो लोड लग रही है, तो अब लोड तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी देखें कि फैक्टर्स क्या होगा। तो के बी हम लिखते हैं लोड करेक्शन फैक्टर फॉर द रिवर्स्ड और रोटेटिंग बेंडिंग लोड, ठीक है ना। जनरली इसकी वैल्यू 1 लेते हैं या डिजाइन डाटा बुक देखते हैं, ठीक है। के ए दैट इज द एक्सियल लोड। अब हम यहाँ जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एंड इट इज टेकन एज 0.8, ध्यान रखिएगा। और के एस दैट इज द शियर लोड, दैट इज द टोर्सनल लोड या शियर लोड, और इसकी वैल्यू 0.55 से जो है 0.8 के बीच में होती है, ठीक है। अब यदि आप सिंपल किसी बीम के लिए निकाल रहे हैं, क्या ये आपका कोई बीम है या कोई शाफ्ट है, ठीक है। तो ये शाफ्ट के ऊपर यदि आप लगाते हैं कौन सा बेंडिंग लोड लगाते हैं, तो क्या निकालेंगे आप, सिग्मा ई बी। तो सिग्मा ई तो जो क्या है हो जाएगा आपका ओरिजिनल वाला, और फैक्टर क्या हो गया, के बी। अब के बी हमने आपको बताया कि जनरली 1 होता है, तो ये सिग्मा ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेंडिंग लोड का हो जाएगा एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स्ड बेंडिंग लोड, एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स्ड बेंडिंग लोड, ठीक है।
दूसरा एक होता है यही रिवर्स बेंडिंग लोड फॉर एक्सियल लोड, एंडुरेंस लिमिट फॉर रिवर्स्ड एक्सियल लोड सिग्मा ई ए। रिवर्स एक्सियल लोड मतलब क्या हो गया, इसको आप खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका फैन है, मान लीजिए फैन, ये फैन के ऊपर जो है ये एक्सल है, ये इधर मोटर में फिट है, ठीक है ना, ये मोटर है, और इसके ऊपर जो है आपका जो है रोटर है या फैन है। अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो क्या लोड लग रहा है, इधर भी लोड लग रहा है और ये बेंडिंग लोड भी लग रहा है और टोर्शनल लोड भी लग रहा है, इसके ऊपर तीनों तरह का लोड लग रहा है, ठीक है। तो आप दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑल दिस। यहाँ बेंडिंग भी है, टोर्शनल भी है और एक्सियल भी है, ठीक है। यहाँ एक्सियल लोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ई इंटू के ए हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह एंडुरेंस लिमिट फॉर रिवर्स टोर्शनल और शियर लोड दैट इज के एस, तो सिग्मा ई एस आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, के एस इंटू सिग्मा ई। तो नॉर्मल लोड के लिए तो सिग्मा ई निकालते ही थे, यदि शियर लोड आप निकालेंगे तो के एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और के एस की वैल्यू क्या होती है 0.55 टू 0.8 के बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश फैक्टर, अब पहला जो है हम लें इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश ऑन, इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश ऑन सिग्मा ई। एंडुरेंस लिमिट के ऊपर सरफेस फिनिश का क्या फैक्टर पड़ता है, क्या जो है असर पड़ता है। तो फॉर दिस वी जनरली अप्लाई फॉर द सरफेस फिनिश फैक्टर, इसके लिए क्या निकालते हैं, सरफेस फिनिश फैक्टर, ठीक है। और ये डाटा बुक में निकल जाता है, डाटा बुक में आपको डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। फिर भी आपको बता दें, अब ये ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले इसको निकाल दें सीधा कि आपका जो एंडुरेंस लिमिट होता है सिग्मा ई, ठीक है ना, सिग्मा ई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, यदि बेंडिंग है तो सिग्मा ई बी इंटू के सरफेस, ठीक है। अब सिग्मा ई बी है, सिग्मा ई इंटू ई बी की जगह के बी इंटू के सरफेस। तो के सरफेस फैक्टर आप जो भी निकालेंगे इधर सब में के एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्सीएल के लिए निकालेंगे आप यदि सिग्मा ई, तो सिग्मा ई ए इंटू के सरफेस, और ये सिग्मा ई इंटू सिग्मा सॉरी के ए इंटू के सरफेस, ठीक ना। आपको क्लू दे दें, ठीक ना, कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसके साथ एंडुरेंस लिमिट के साथ, कि जो भी फैक्टर आते जाएगा वह सब फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई होते जाएगा। और इसमें देखिए सरफेस फिनिश फैक्टर यदि आप निकालते हैं के सरफेस, तो सरफेस फैक्टर का 0 to 1 तक वैल्यू होता है, ठीक है। और इधर जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मिनिमम मान लीजिए कि 200 मेगा पास्कल से शुरू हुआ, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कि 1500 तक गया, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे जो मिरर पॉलिश्ड हो, 100% मिरर पॉलिश्ड जो होता है उसको हम लोग मानते हैं सरफेस फिनिश फैक्टर उसका 1, ठीक है, सरफेस फिनिश फैक्टर 1। उससे कम होता है जो पॉलिश्ड मटेरियल होता है, जैसे आप घर में टाइल्स पॉलिश संगमरमर पॉलिश कराते हैं, शूज पॉलिश कराते हैं, उससे कम होता है आपका मशीन्ड सरफेस, क्या, मशीन्ड। ये है मिरर सरफेस, ठीक है। मिरर सरफेस मतलब कोई कोई ऑब्जेक्ट देखिएगा इतना चिकना दिखता है कि उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, ये क्या हो गया, पॉलिश्ड, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर नॉच यदि है तो उसका कुछ ऐसे फैक्टर्स होता है, ठीक है ना, उसकी सरफेस फिनिश फैक्टर देखते हैं आप, कहीं भी निकालेंगे तो कम निकलेगा, देखिए ये यहाँ पर निकला, ठीक है ना। तो ये 0.5 है, 0 कुछ ऐसा होगा, ये नॉच वाला होगा यदि नॉच है तो, ठीक है। उसी तरह से साल्ट वाटर में है तो और कम हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी वाटर में है कोई मटेरियल तो और ज़्यादा सरफेस फिनिश फैक्टर कम होगा, ठीक ना। तो इस तरह से इस सरफेस फिनिश फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना मतलब कि हमारा जो है सरफेस अच्छा है, उतना ज़्यादा जो है मटेरियल हमारा अच्छा है, ठीक ना, दैट इज दी
बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस सरफेस फिनिश फैक्टर। अब आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ साइज। यदि आप बात करेंगे इफेक्ट ऑफ साइज, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड साइज फैक्टर। साइज फैक्टर, तो इसमें साइज फैक्टर में के एस आ जाता है। जैसे सिग्मा ई आप डैश निकालेंगे तो सिग्मा ई, ठीक है ना, इंटू के साइज फैक्टर। और इसी में सिग्मा ई यदि आपका एक्सियल लोड हो तो सिग्मा ई इंटू के ए आ जाएगा। सरफेस फिनिश फैक्टर पढ़ चुके हैं तो ये भी आ जाएगा, और इंटू के साइज फैक्टर। ठीक है, और भी कोई फैक्टर हो यदि, ठीक है ना, जैसे सरफेस फिनिश फैक्टर, साइज फैक्टर, लोड फैक्टर के अलावा, ठीक है ना, जैसे कि रिलायबिलिटी फैक्टर है, ठीक है ना, कौन कौन से इम्पैक्ट आएगा? रिलायबिलिटी, कि मटेरियल हमारा कितना रिलायबल है, तो रिलायबिलिटी फैक्टर मतलब इसको के आर लिख लीजिए। टेम्परेचर फैक्टर, थर्मल इफेक्ट, टेम्परेचर फैक्टर के टी, टेम्परेचर फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर के आई। और भी यदि कोई फैक्टर आपके दिमाग में आता है दैट यू कैन एड। और हम जब निकालेंगे सिग्मा ई डैश, तो नॉर्मल के लिए सिग्मा ई तो होता ही होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद ठीक ना, यदि बेंडिंग लोड है, क्या, फॉर रिवर्स्ड बेंडिंग लोड निकालते हैं, रिवर्स्ड बेंडिंग लोड, तो क्या हो जाएगा? के बी साइज फैक्टर इसके साथ आ जाएगा, के साइज फैक्टर, उसके बाद सरफेस फैक्टर, ठीक है ना, उसके बाद रिलायबिलिटी फैक्टर, उसके बाद टेम्परेचर फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब जितना भी फैक्टर आया सब एक दूसरे से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसी तरह यदि आप रिवर्स टोर्सनल या शियर लोड के लिए निकालते हैं, फॉर शियर लोड, ठीक है ना, यही सिग्मा ई डैश क्या हो जाएगा? टाउ ई शियर स्ट्रेस इंटू के सरफेस, ठीक है ना, के साइज फैक्टर, के रिलायबिलिटी फैक्टर, के टेम्परेचर फैक्टर, ठीक है ना। तो जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि विच टाइप ऑफ फैक्टर दैट यू हैव टू कंसीडर और यू हैव नॉट टू कंसीडर, ठीक है ना। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फैक्टर्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लें रिलेशन बिटवीन एंड्योरेंस लिमिट, क्या रिलेशन बिटवीन, समझिएगा, रिलेशन बिटवीन एंड्योरेंस लिमिट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एंड्योरेंस लिमिट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा कि अभी हम एक फिगर में आपको समझा रहे थे, ठीक है ना, यहाँ फिगर में उसी तरह का यहाँ भी आप देखेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और जो है ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ में आप निकाल सकते हैं, ये सिग्मा यू है और ये सिग्मा ई है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जो हॉट रोल रहेगा एज फोर्स्ड रहेगा, ठीक है ना, फोर्स्ड कंपोनेंट है या रोल्ड कंपोनेंट है, हॉट रोलिंग कोल्ड रोलिंग पढ़े होंगे, मशीन्ड सरफेस है, ठीक है ना, ग्राउंड सरफेस है। तो इस तरह से इसका कुछ एंड्योरेंस लिमिट और एंड्योरेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ में रिलेशन होता है। यदि हम स्टील के लिए निकालें, यहाँ लिख भी देते हैं, फॉर स्टील के लिए यदि आप निकालते हैं तो एंड्योरेंस जो है स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई जो होता है 0.5 ऑफ सिग्मा यू, माने हाफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। फॉर कास्ट स्टील के लिए निकालते हैं, फॉर कास्ट स्टील के लिए तो सिग्मा ई जो होता है 0.4 ऑफ सिग्मा यू होता है। फॉर कास्ट आयरन निकालेंगे तो सिग्मा ई यही जो है आपका हो जाता है 0.35 सिग्मा यू,
ठीक है। फॉर नॉन फेरस मेटल एंड एलॉय के लिए निकालेंगे, फॉर नॉन फेरस एंड एलॉय के लिए निकालेंगे, यही आपका सिग्मा ई जो होता है 0.3 सिग्मा यू हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द रिलेशन दैट इज द एंडुरेंस स्ट्रेस एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें एक छोटा सा और अब जाते जाते बता दें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फटीग लोडिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फटीग लोडिंग। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फटीग लोडिंग मतलब क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आप पढ़ चुके हैं कि वर्किंग स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस, वर्किंग जो है सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस सेम है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ भी आएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एंडुरेंस लिमिट अब आ जाएगा, एंडुरेंस लिमिट अपॉन डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगा, हो जाएगी सिग्मा ई अपॉन सिग्मा डी। ठीक है, अब जो है इसमें जो एंडुरेंस स्ट्रेंथ होगा, एंडुरेंस स्ट्रेंथ अभी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के रिलेशन में बता दिए, लेकिन जो है यही आपका यहाँ पर निकालेंगे स्टील के लिए, किसके लिए, स्टील के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.8 to 0.9 सिग्मा वाई, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ का 80 to 90% होता है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो इस तरह से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला वही है, सिर्फ चूंकि एंडोरेंस आ गया तो एंडोरेंस वाला टर्म क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, जुड़ गया, और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज जो आपने समझा एंडोरेंस स्ट्रेंथ का, एंडोरेंस स्ट्रेंथ के साथ साथ वेरिएबल स्ट्रेस का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हमने बताया, और वेरिएबल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के साथ ही, वेरिएबल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने आपको जो है एंडोरेंस स्ट्रेंथ और एंडोरेंस स्ट्रेस, और इसी को ध्यान दीजिएगा एसएन कर्व भी बोलते हैं। क्या है, एसएन, एस मतलब स्ट्रेस और एन मतलब आपका नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये सिग्मा ई भी निकाल लिए। अच्छा, एंडोरेंस स्ट्रेंथ, एंडोरेंस लिमिट का कॉन्सेप्ट बताने के बाद, वेरिएबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बताने के बाद, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था कि बेंडिंग, रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सियल लोड का इम्पैक्ट क्या आएगा, टोर्सनल का क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश फैक्टर हमने आपको बताया, इफेक्ट ऑफ साइज फैक्टर बताया हमने, ठीक है ना, रिलायबिलिटी फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है ना, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जाते जाते हमने बताया, और रिलेशन बिटवीन एंडुरेंस स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमने आपको बता दिया। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, be healthy, keep smiling, and please keep promoting this channel. Thank you very much once again.